डियर फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज़ डीएनए ऑफ राज्यसभा इलेक्शंस। आप लोग सोचते होंगे कि लोकसभा में कैसे एमपी का इलेक्शन होता है, आप डायरेक्ट वोटिंग करते हो, लेकिन राज्यसभा में आपने कभी इलेक्शन नहीं डाला, वोट नहीं डाला इलेक्शन में। तो आप लोग कभी सोचते होंगे कि ये कैसे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में या राज्यसभा में कैसे लोग इलेक्ट होकर जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा बहुत सारे कैंडिडेट जो आपकी लोकसभा में इलेक्शन लूज कर जाते हैं और उसके बावजूद ही फिर वो राज्यसभा में एमपी कैसे बन जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो उन सभी का आज हम जवाब देखेंगे, कैसे क्या ये पॉलिटिक्स और एमएलए गेम कैसे इसमें रोल प्ले करता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न क्या हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका आर्टिकल 19 है, देखिए इसमें कुछ जो आपके जो छोटे लेवल के एग्ज़ाम हैं उसमें आपके ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के बारे में पूछते हैं, लेकिन जो आपके जुडिशल सर्विसेज में आपके प्रोविजंस भी पूछते हैं और आपके लेकिन जो लेंथ क्वेश्चंस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और स्पेशली यूपीएससी में और इनफैक्ट एसएससी के मेन पेपर में भी, तो वहाँ पर आपको एनालिसिस भी करना आना चाहिए। तो हम इसका बाद में नेक्स्ट स्टेज में एनालिसिस भी करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपको पता है आर्टिकल 79, यहाँ पर आपका पार्लियामेंट इंक्लूड्स 3 थिंग्स, द प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। तो ये आपको याद रखना है। कई बार हम पार्लियामेंट मीन्स ये 2 ही ऑर्गन सोचते हैं, लोकसभा राज्यसभा नहीं, प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एज पर द आर्टिकल 79। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आर्टिकल 80 के है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की कंपोजिशन क्या होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि राज्यसभा में कभी स्ट्रेंथ 250 बताई जाती है, कभी 245 बताई जाती है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे डाउट्स क्लियर करने के लिए, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है आपकी 250 है। 238 + 12 आपके जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स बेसिकली इनकी कहानी क्या है कि जो लोग डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होकर आ सकते, क्योंकि ये अपर हाउस है, ये एल्डर्स सीनियर सिटीजन्स हाउस है, तो इसमें ऐसे एक ये डेलिब्रेटिव हाउस भी है कि जहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग आके अपने व्यूज़ शेयर कर सकें। तो इसलिए जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो अलग अलग फील्ड से आते हैं, जैसे आपके लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस। अभी सचिन तेंदुलकर जो आए थे तो वो आपके स्पोर्ट्स को कैटेगरी नहीं है सच, तो कन्फ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो वहाँ पर स्पोर्ट्स जो ट्रीट किया गया एज एन आर्ट। तो यहाँ पर जो आपके मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है, करंट स्ट्रेंथ आपकी 245 है, जिसमें स्टेट्स आपके 229 + 4 यूटी, 4 सीट्स फॉर यूटी। यूटीज़ में 2 यूटी हैं। आपको पता है कि आपकी जो 3 सीट्स फ्रॉम दिल्ली एंड 1 सीट फ्रॉम योर पुडुचेरी, और आपकी नॉमिनेशन से बाहर आई गए। तो इस प्रकार से 229 + 4 आपका ये आ गया 233 + 12 245। तो आपको याद रखनी है कंपोजिशन। और कहाँ पर क्या है आपको पॉपुलेशन, देखिए आपकी जो यूनिफॉर्मिटी नहीं है राज्यसभा में कि किस हर स्टेट से, जैसे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ आपके यूएस के साथ, तो यूएस की जो सीनेट है उसमें आपके 100 मेंबर्स हैं, 100 सीनेटर्स हैं, क्योंकि आपके वहाँ 50 स्टेट्स हैं, ईच स्टेट्स मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। आपके ऑस्ट्रेलिया में भी सेम यूएस की तरह ही है, लेकिन इंडिया में क्या है कि आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली सीट अलोकेट की गई है। तो अब आपको ये नहीं करना कि किसी स्टेट की क्या पॉपुलेशन है और उसके अकॉर्डिंगली आप जाएंगे। तो आपके सीधा इसके लिए आपको 4th शेड्यूल जाना पड़ेगा। 4th शेड्यूल में आपको पता लगेगा किस स्टेट में किस को कितनी राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन दी गई है, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए 4th शेड्यूल में आपका यहाँ पर आप देखेंगे वही 233 का जो अलोकेशन है, इसमें जो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है राइट साइड में उत्तर प्रदेश 31 सबसे ज़्यादा, क्योंकि मोस्ट पॉपुलर स्टेट है। उसके बाद अगर आप जाकर देखेंगे तो महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, आपका बिहार 16, ये तो झारखंड अलग हो गया, अदरवाइज तो 24 थे पहले। और आपका मध्य प्रदेश में भी ठीक है, रीजनेबल 11 है, और आपका आंध्रा 18। लेकिन जब तेलंगाना अलग हुआ तो 11 जो है वो आंध्र प्रदेश को चले गए और 7 सीट्स तेलंगाना को चले गए। तो इस तरीके से प्रोपोर्शनली जो पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से उनका बाइफर्केशन कर दिया गया। तो आपको यहाँ से पता, तो ये आपको क्लियर कट होना चाहिए कि हमारे यूएस और ऑस्ट्रेलिया पैटर्न पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है अपर हाउस में। इसका एनालिसिस में दूसरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें करूँगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन, अब आते हैं, देखिए मैंने आपका जो डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो यहाँ पर जो राज्यसभा में आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन है, जैसे आपका प्रेसिडेंट का आपने देखा होगा वहाँ पे कोटा 50% + 1, वाइस प्रेसिडेंट का, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का आपका वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और इसके लिए आप इसको ज़्यादा अच्छे से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को समझने के लिए या सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग को समझने के लिए आप मेरी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन वाली जो वीडियो है आप उसको देख सकते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और डायरेक्ट इलेक्शन मैंने बताया आपको लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड अपनाया जाता है। फर्स्ट पास द पोस्ट क्या होता है कि आपके, जैसे आपने लोकसभा में देखा होगा कि जैसे बीजेपी को मान लिया 31 मिले थे 2014 इलेक्शन में, लेकिन इतनी अच्छी सीटें मिली, वोट शेयर उनका सिर्फ 31% था।
लेकिन वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि आप जिस भी कैंडिडेट को उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में से ज़्यादा वोट मिलती हैं वही विनर होता है, चाहे उसको 12% वोट मिले हों, चाहे उसको 15% वोट मिले हों, इट डजेंट मैटर। और ऐसे बहुत सारी खामियां तो हर कंट्रीज़ के वोटिंग सिस्टम में है, उसके लिए एक अलग से एक डिबेट वो फिर आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा यहाँ से। तो कोई भी सिस्टम है वो परफेक्ट नहीं है। ऐसे आपका अगर मैं इनडायरेक्टली बात करूँ तो यहाँ पर भी अगर आपका राज्यसभा में आपके 8 या 10 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं एक सीट के लिए, तो देखिए फिर आपका मान लिया 100 वोट हैं किसी स्टेट में, तो वो 10% पे चला जाएगा अगर 10 सीट्स हैं। तो इस तरीके से हर वोटिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ खामियाँ हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट इलेक्शन राज्यसभा में, आपको बता दूं कि इसमें जो वोटिंग करते हैं ये एक्चुअली इट इज़ अ काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा। और तो उसमें जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, देखिए स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव कौन है आपके, ये आपके जो एमएलएज हैं ये आपके इलेक्ट करके भेजेंगे राज्यसभा में, और वो जो राज्यसभा में जाएंगे जिस स्टेट से, उस स्टेट का इंटरेस्ट और उस स्टेट्स के बारे में जो हैं वो वहाँ पे वॉइस रेज करेंगे बेसिकली। तो ये है आपका, और इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्शन में, आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर आती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एज पर पॉपुलेशन बाय एसटीबी, सिंगल ट्रांसफर वोटिंग ईच वोट। देखिए सिंगल ट्रांसफर वोटिंग क्या होता है कि आपको ईच वोटर विल गिव वंस प्रेफरेंस लाइक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और ये मैंने प्रेजेंट वाली उस वीडियो में काफ़ी समझा रखा है। तो सिंगल ट्रांसफर वोटिंग आपको यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, आयरलैंड, नेपाल, पाकिस्तान, बहुत सारे कंट्रीज में फॉलो होता है। नंबर ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड, या इसको हम कोटा भी बोल सकते हैं। तो इसका जो आपका कैसे निकलता है, नंबर ऑफ एमएलएज उस स्टेट की असेंबली में डिवाइड, उस हर एमएलए को हम वोट देंगे 100, वो उसकी वोट वैल्यू, तो नंबर ऑफ एमएलएज मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैकेंसी, 2 वैकेंसी हैं, 3 वैकेंसी हैं, 4 हैं, उसमें एक और ऐड कर दीजिए, और जो आउटकम आएगा, वो जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम एक जोड़ देंगे। जो मैंने भी बोला है आप वीडियो पॉज करके और आराम से दोबारा से सुन सकते हैं, और जो नेक्स्ट लाइन में बोलने जा रहा हूँ। अब ये सिंगल ट्रांसफर वोटिंग ईच वोटर विल गिव 1 प्रेफरेंसेस। अब आप देखिए इसमें मैंने जो लेफ्ट साइड में बता रखा है कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी, कैंडिडेट डी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, आपने किसी को थर्ड प्रेफरेंस दी, जैसे कैंडिडेट ए को, कैंडिडेट बी को आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दी, और इस तरीके से आप कैंडिडेट सी को आप 5th प्रेफरेंस दी आपने, और कैंडिडेट डी को 2nd दी, और इंडिपेंडेंट को 4th दी। तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। और राइट साइड में समझाने के लिए मैंने, जैसे कैंडिडेट ए है, आपने कैंडिडेट ए को फर्स्ट चॉइस दी, कैंडिडेट बी को 4th चॉइस दी, कैंडिडेट सी को 3rd दी, डी को डी। तो इस तरीके से आपका, यानी एक कैंडिडेट सभी को वोटिंग कर रहा है, सिर्फ प्रेफरेंस दे रहा है वो अपनी अलग अलग। जबकि डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि आप एक ही वोट कास्ट करते हैं, एक ही कैंडिडेट को वोट देते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में आप सभी को वोट अपनी प्रेफरेंस देते, लेकिन आप बाउंड नहीं हो, आप प्रेफरेंस सिर्फ एक तक भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो अपनी। अब हम बात करते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं हरियाणा के लिए। हरियाणा देखिए टोटल सीट्स आपकी वहाँ के एमएलए की सीट्स हैं 90। लेट अस सपोज द वैकेंसी ऑफ हरियाणा स्टेट्स इन राज्यसभा, और आज हम ये ट्रीट करते हैं हाइपोथेटिकली कि 2 वैकेंसीज क्रिएट हो गई हैं राज्यसभा की। तो उस केस में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एमएलएज मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैकेंसी प्लस 1, और जो इन सब का करने के बाद जो कैलकुलेशन के बाद जो आएगा उसमें एक जोड़ देंगे, राइट। तो अभी नीचे देखिए 90 एमएलएज हो गया, हर एमएलए की जो वोट वैल्यू 100, तो आपका 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और 2 सीट्स हैं, 2 में प्लस 1 कर दिया 3, तो ये आपका 3000 प्लस 1 3000 वोट, और वैल्यू 1 एमएलए वोट कितना आ गया, 3000 डिवाइड बाई 100 30.01, और हम लेंगे राउंड फिगर तो 30। तो हरियाणा में एक अगर वैकेंसी फिलअप करनी है राज्यसभा की, तो उसको 30 जो हैं 30 एमएलए की सपोर्ट चाहिए। तो 30 एमएलए की सपोर्ट मिले तब उसका पूरा कोटा, तो यानी वो इलेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको, फिर भी आप दोबारा इसको देख सकते हैं इस स्लाइड को। अब हम चलते हैं हरियाणा के नेक्स्ट स्टेज पे। टू कीप द सिंपल कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एमएलएज वोट रिक्वायर्ड इफ वैकेंसीज आर 2। अगर हम जैसे देखते हैं, मान लिया सपोज 2 वैकेंसीज हैं, अब 100 की बजाय अब हम सीधे फार्मूले के हिसाब से चलते हैं। एज पर फार्मूला नंबर ऑफ एमएलएज डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैकेंसी प्लस 1, और वही जो 90/2 + 1 3, तो 30। तो आप यहाँ पे 30 आ गया एज पर नोटिफिकेशन, और 30 हमने पिछली स्लाइड में निकाला था एज पर। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आया था 3 सीट्स फ्रॉम हरियाणा आर टू बी फिल्ड इन March 20। देन एज पर फार्मूला कितना आ जाता है आपका 90, अगर 3 सीटें हैं। अभी हमने ऊपर वाला फार्मूला निकाला था अगर 2 सीटें हैं, लेकिन अब एक्चुअल 3 सीटें आ गई हैं, तो 3 + 1, तो ये आपका 22.5, तो 2 22 आपको चाहिए एक सीट के लिए। और ये ऊपर मैंने स्लाइड में फार्मूला निकाल के समझा भी रखा है, तो आप देख सकते हैं। अगर देखिए आपको अगर एक सीट फिलअप करनी है तो आपको चाहिए 30 एमएलए, आपको अगर दो सीट चाहिए तो आपको 2 सीट चाहिए तो आपको 30 चाहिए। अगर आपको 3 सीटें चाहिए हरियाणा में, 3 है उसके लिए, तो आपको 22 एमएलए की वोट चाहिए। तो आप इसको पहुँच करके देख सकते हैं दोबारा से।
द पार्टी डिटेल्स इन हरियाणा स्टेट असेंबली 90 MLAs इन 2020। देखिए अब हम बिल्कुल एक्चुअल पढ़ेंगे, और मैं लेफ़्ट साइड जो एक्चुअली अभी हुआ है अभी हो सकता है, और जो राइट साइड में हम हाइपोथेटिकल ले रहे हैं। तो आपको ये जो स्लाइड है ये आपको क्रिस्टल कट क्लियर कर देगी। एक्चुअल 3 सीट्स आर वैकेंट टू बी फिल्ड। अभी 3 सीटें आई हुई हैं, मार्च की बात कर रहा हूँ मैं। एज पर फार्मूला, तो वही फार्मूला हम लगाएंगे 90 डिवाइड बाई 3 + 1 जो हमने लास्ट स्लाइड में निकाला था, और इट कम्स आउट टू 20। तो 20 MLA चाहिए। अगर जिस पार्टी के पास 22 MLA हैं तो उसको पता है कि एक सीट मेरी पक्की है। अभी हम बात करते हैं जैसे बीजेपी प्लस जेजेपी जो आपकी है टोटल 40। अभी जो सरकार हरियाणा में है वो आपकी दोनों का कोएलिशन गवर्नमेंट है, बीजेपी प्लस जेजेपी। तो यहाँ पे 40 बीजेपी की, 10 जेजेपी की, तो 50 आ गया। इनको पता है कि अभी हमने 2 सीटें इन्होंने 2 सीटों के लिए अप्लाई किया, 2 सीटों के लिए कैंडिडेट उतारे, तो एक सीट के लिए चाहिए 22, तो 2 के लिए कितना 44। 50 सीट्स इनके पास हैं, 6 फिर भी बैलेंस में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़ी इजीली सेलिंग है। और ऐसे ही अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस के अभी फ़िलहाल 31 MLAs हैं। तो उन्होंने अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उन्होंने उतारा, तो एक सीट के लिए हमने देखा अभी उनके लिए जो उनको एक सीट जो निकल के आती है उनके लिए, तो 22 जो मैंने बताया, तो उनके पास तो 31 MLAs हैं, तो ईजिली सेल हो गया। तो इसलिए ये अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए हैं आपके राज्यसभा में, राइट। क्योंकि जो नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी, तो जब तक कोई और कैंडिडेट उतारा नहीं इन पार्टियों ने, तो ऑब्वियसली इलेक्ट हो गए। अब हम बात करते हैं थोड़े से और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अब हम बात करते हैं 3 की बजाय अगर 4 सीटें होती हरियाणा को बाई चांस। देखिए वैसे तो हरियाणा की जो राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव 5 की हैं, आपको पता है कि राज्यसभा में आपकी बाइनियल इलेक्शन होता है हर 2 साल के, मतलब 1/3 आपके जो रिटायर हो जाते हैं। तो ऐसा है नहीं कि सभी के सभी एक साथ रिटायर होंगे। और मैं ये भी बता देता हूँ, जब 90 इसका आपका 52 में आपका आपका जब इलेक्शन होता है, और उसके बाद जैसे लोकसभा का हुआ, फिर आपका राज्यसभा बनती है 53 में स्टार्ट होती है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने ड्रॉ के द्वारा किया कि जो पहले 2 साल के बाद जो 1/3 रिटायर होंगे तो वो ड्रॉ के लॉट के द्वारा होंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर 2 ईयर यानी 4 ईयर के बाद फिर जो रिटायर होंगे फिर ड्रॉ के हुए, और फिर उसके बाद तो साइकिल बन जाता है 6 ईयर का, तो कोई इशू नहीं हुआ। तो स्टार्टिंग के 2 बार में ये इशू हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, अगर 4 सीटें हैं तो 4 + 1 यानी 18 आ जाएगा, 18 पॉइंट समथिंग, और हम उसको राउंड फिगर लेंगे 18। देन द कांग्रेस वुड हैव ट्राइड फॉर 2 सीट्स। अगर यहाँ पर 4 सीटें होती तो फिर कांग्रेस 2 के लिए ट्राई करती शायद। जैसे 18:2 36, 31 उनके हैं, तो उनको 5 MLAs की जरूरत है, तो इंडिपेंडेंट से इधर उधर वो ट्राई करते हैं। ऐसे ही अगर मैं बीजेपी की बात करता हूँ, तो बीजेपी अगर 4 सीटें होती हैं इसकी आपकी राज्यसभा के लिए, तो फिर वो अब 2 की बजाय वो 3 की ट्राई करते। फिर 18 × 3 54, 50 उनके पास हैं, तो 4 की इधर उधर से वो परचेजिंग करते या मैनेज करते, राइट। तो ये जो आपकी स्लाइड है ये आपको क्रिस्टल कट क्लियर कर दे, आपको डाउट नहीं रहा होगा आपके मन में। और फिर याद है हुड्डा जांगड़ा गौतम, द कांग्रेस हुड्डा इलेक्टेड अनअपोज्ड टू राज्यसभा, ये मैंने बता ही चुका हूँ आपको। और इसमें ही देखिए आप जो दीपेंद्र सिंह हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और दुष्यंत गौतम और आपका ये रामचंद्र जांगड़ा, ये दोनों बीजेपी के हैं। ये तीनों कैंडिडेट अनअपोज्ड हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ एमपी की। टोटल सीट देखिए, वहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेचर 230 हैं, और वहाँ पे जो राज्यसभा में जो टोटल अभी राज्यसभा का वैसे तो सीट 11 है, लेकिन जो अभी इलेक्शन होना है 3 सीट्स के लिए होना है, तो वही फार्मूला लगाएंगे हम, 230 × 100 और डिवाइड बाई 3 + 1, तो ये घूम फिर के आ जाता है 57.51, और ये आपका 57। तो आपने देखा कि एक वोट एक MLA के लिए वहाँ पे आपका एक MP बनने के लिए 57 सीट्स चाहिए, और इसीलिए जो वहाँ पे मिस्टर सिंधिया हैं वो बीजेपी में शिफ्ट हुए, क्योंकि वो अपनी जैसे गुना में पार्टी हार गई, इलेक्शन हार गई 2019 में वो MP का, तो वो नहीं चाहते थे कि कोई रिस्क हो, तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस से इस बार स्विच ओवर किया बीजेपी में अपनी सीट सर्टेन करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए आपका राज्यसभा इलेक्शन टू 18 सीट्स पुट ऑफ अगेन, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने ऊपर बता रखा है आपका, देखिए जैसे 2018 में 50 सीट्स फिलअप होनी थी, 2020 में 50 सीट्स। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपका जनरली आपका 80 आता है, 1/3 टोटल जो आपकी 245 या 250 सीट्स हैं राज्यसभा की, तो 1/3 करेंगे तो 80 सीट्स के करीब निकलता है। लेकिन ये कई बार क्या होता है कि किसी की डेथ हो जाती है, कोई पहले वॉलंटियरली रिजाइन दे के चला जाता है राज्यसभा से, कहीं MLA इलेक्ट हो गया है, राइट ना, तो इस तरीके से वो कंपोजिशन बिगड़ जाती है। तो फिलहाल अभी जो 55 थे 37 अनअपोज्ड आपके इलेक्ट हो गए हैं, और 18 का इलेक्शन होना ही था कि मीनवाइल लॉकडाउन लग गया, और अभी उनका इलेक्शन बाद में होगा, इलेक्शन कमीशन होल्ड पे डाल दिया इनको। अभी जो मैंने ये न्यूज़पेपर से लिया था, तो आप जो देख सकते हैं इसका नंबर गेम इकोनॉमिक्स टाइम्स का था, तो आप
इसको ट्राई करना जो मैंने स्लाइड पे लगाया है अपने आप से, जस्ट डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग और फिर आपको पता लगेगा कि आपको कितना कैलकुलेशन समझ में आती है। क्या ये जो इसमें मैथमेटिक्स समझाने की कोशिश की है, क्या कोई इसमें कोई माइनर मिस्टेक है, या आप बिल्कुल ये सही है और आपको भी समझ में आ गया। जस्ट चेक आउट इट। ये आपको मैं इस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि इट इज़ फॉर यू। अब हम आते हैं ओपन बैलेट सिस्टम पे। देखिए आपका जो ओपन बैलेट सिस्टम था और डोमिसाइल, ये दो चीज़ें इसमें थी आपकी राज्यसभा में, लेकिन ये 2006 के बाद इसको यहाँ से एक्चुअली 3 के बाद हटा दिया था। और 6 में क्या होता है कि आपके सुप्रीम कोर्ट में केस जाते हैं, कुलदीप नायर आपके नोटेड जर्नलिस्ट ये जाते हैं, और कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इस केस को हम थ्रेड बेयर एनालिसिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली इसकी डायमेंशंस क्या है, इसका एनालिसिस, इसका इम्पैक्ट क्या होगा आपकी इंडियन पॉलिटी पे। अब 2003 में क्या हुआ कि अमेंडमेंट इन रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 जो आपको पता है, इसमें पहले 2 कंडीशन होती थी कि अगर आपको हरियाणा से या सपोज हरियाणा से ही आप हरियाणा की सीट पे राज्यसभा में जाना चाहते हो तो आपको हरियाणा का डोमिसाइल होना ही पड़ेगा। अगर आपको यूपी की आपके राज्य से आपको राज्यसभा में जाना है तो आपको यूपी का डोमिसाइल होना पड़ेगा। तो यानी जो आपकी डोमिसाइल की जो थी प्री कंडीशन थी, रिक्विजिट थी। और आपकी पहले जो बैलेट कंडीशन होती वो भी आपकी सीक्रेट वोटिंग होती थी, यानी आप एजेंट को आपको वोटिंग करते हो तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं थी कि आपने अपने प्रेफरेंशियल वोटिंग किसको पहला स्थान दिया, किसको दूसरा दिया, किसको तीसरा दिया, फोर्थ दिया है। लेकिन यहाँ पे फिर जब ये अमेंडमेंट लेके आते हैं तो ये कुलदीप नायर साहब आपके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अंडर 32 रिट पिटीशन में, और ये दोनों को चैलेंज करते हैं इसको, जो अलग अलग प्रोविजंस के तहत अमेंडमेंट हुआ। और उनकी जो पहले इश्यूज़ थे, हम बात करते हैं एबोलिशन द डोमिसाइल दो इट वायलेट्स द प्रिंसिपल फेडरलिज्म। देखिए फेडरलिज्म आपको पता है कि द गवर्नमेंट एट द पैरेलल एट द 2 लेवल, शेयरिंग ऑफ द पावर एट द 2 लेवल। अब वहाँ पर आपको पता है कि जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म इंटीग्रल पार्ट, फेडरलिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चर, और बेसिक स्ट्रक्चर कांट बी डन अवे। जैसे केशवन भारती में पहले ही आ चुका है कि जो आपके बेसिक स्ट्रक्चर है दैट कांट बी डन अवे। तो आपके जो फेडरलिज्म तो मेन चीज़ है, आपको पता भी होगा आर्टिकल 368 में जो फेडरल प्रोविजंस हैं उसमें तो आपको स्टेट्स की भी कंसेंट लेनी पड़ती है, और जो आपके काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा है वो तो स्टेट्स को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर आपने वहाँ पे डोमिसाइल की कंडीशन हटा दी तो फिर तो कहीं का भी जो डोमिसाइल है, कहीं का भी निवासी है, वो कहीं और किसी दूसरी स्टेट से इलेक्ट होकर और राज्यसभा में जा सकता है। तो इसका मतलब जो ये उसके लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ खोल दिए हैं उस पॉलिटिशियंस के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। तो यहाँ पे एक इसको ये फेडरल स्ट्रक्चर को वायलेट करता है ये क्लॉज, तो इसलिए इसको इट शुड बी स्टक डाउन, ये नल एंड वॉइड इसको डिक्लेयर किया जाए, इनकी प्ली थी। सेकंड, ओपन बैलेट सिस्टम इन्होंने बोला कि सीक्रेसी को वायलेट करता है। हर वोटर का अपना जो एमएलए वोट करेगा उसमें उसका राइट है वो किसको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस देनी है, और अगर वो उसको वहाँ पर अगर वो अपना वोट शो कर रहा है एजेंट को तो इसका मतलब उसकी सीक्रेसी नहीं रही है, और ये उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन है। तो बेसिकली आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का वायलेशन है। तो इन 2 ग्राउंड्स पे नायर साहब ने इसको चैलेंज किया। अब यहाँ पे हम कोर्ट की फाइंडिंग करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन था, और इसमें उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वाई.के. सब्रवाल जो बेंच में थे। तो डोमिसाइल इशू जो द कंडीशन ऑफ द डोमिसाइल इज अ स्टैट्यूटरी लिमिटेशन अंडर रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट, नॉट अंडर आर्टिकल 84। अगर आप 84 आर्टिकल आपके बेयर एक्ट में जाकर देखें और उसमें जो क्लॉज सी है उसमें साफ साफ लिख रखा है लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। तो यानी कोर्ट ने ये कहने को समझाया है कि भैया आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं, ये तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। तो यानी इट इज़ ऑर्डिनरी लॉ से इसको कंडीशन डाला गया है, और आपका ये पार्लियामेंट के ऊपर है कि वो कब क्वालिफिकेशन इधर से उधर चेंज कर सकती है। और बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लागू होता है, ना कि ऑर्डिनरी स्टैट्यूट के ऊपर। यानी यहाँ कहने की बात कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट जो है वो एक पार्लियामेंट्री एक्ट है, वो एक ऑर्डिनरी स्टैट्यूट है, उसके ऊपर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं लगेगी। बेसिक स्ट्रक्चर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के ऊपर लगेगी। तो यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग रही। अब जो सेकंड इशू था आपका ओपन बैलेट सिस्टम, तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, ये आपके जो मेंबर्स चुने जाते हैं, जो एमपी चुने जाते हैं, वो तो पार्टी लाइन पे चुने जाते हैं। क्योंकि जो आप एफिडेविट देते हो उसमें भी आप लिखते हो कि आपको किस पार्टी ने स्पॉन्सर किया, और उसमें ऑब्वियसली जो आपकी जो सपोर्ट होनी चाहिए कम से कम 10 MLAs की होनी चाहिए, नहीं तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा आपका नॉमिनेशन पेपर। तो वन इज़ फ्री टू शो हिज, और ऊपर से वो फ्री भी है, वो चाहे तो दिखा सकता, नहीं चाहे तो नहीं दिखाए, लेकिन वहाँ पार्टी की डायरेक्शंस होती हैं, उसके ऊपर विप भी इशू हो जाएगी। नो वेयर इन लॉ इट इज़ मेंशन द सीक्रेट बैलेट इज ओनली सिस्टम, और ये कहीं लॉ में ये नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ सीक्रेट बैलेट ही एक सिस्टम है वोटिंग का। तो यहाँ सीक्रेसी ऑफ बैलेट उन्होंने कहा कि इज़ नॉट एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जब ठीक है, डेमोक्रेसी तो अपना बेसिक फीचर्स है, लेकिन ये डेमोक्रेसी का एसेंशियल फीचर्स नहीं है बैलेट, राइट। अब इस पर मेरा जो व्यूज़ है,
जो भी आपके व्यूज़ हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन मेरे जो व्यूज़ हैं इस पर, देखिए ट्रू रिप्रेजेंटेशन मे बी बेटर सर्व्ड बाई लोकल देन आउटसाइडर ड्यू टू डाइवर्सिटी जोग्राफिकल, कल्चरली, हिस्टोरिकली। अगर मैं बात करता हूँ सपोज मेरे को मान लिया आंध्र प्रदेश से मेरे को राज्यसभा में भेज दिया जाए, मेरे को ये सिर्फ ये पता है कि आंध्र प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है और चाइना के साथ बॉर्डर टच करता है, हॉर्न मिल्स नाम का एक फेस्टिवल होता है, इसके अलावा मेरे को अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ नहीं पता। तो हाउ आई विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश इन राज्यसभा? So it would be unfair on the part of the people of the अरुणाचल प्रदेश। तो इसलिए जो लोकल बंदा होता है उसको ज़्यादा अच्छे से पता होता है, क्योंकि वो वहाँ से ही वॉज बॉर्न ब्रॉट अप, या उसको काफ़ी टाइम वहाँ से रहते हुए हो गए हैं, तो ही इज़ वेरी फेमिलियर विद द कल्चर। और जो बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, देखिए इंडिया इतने सारे डाइवर्स स्टेट्स से मिलकर यूनियन बना हुआ है, तो आई थिंक मैं मानता हूँ कि लोकल जो है ये डोमिसाइल कंडीशन हटानी नहीं चाहिए थी। अब सेकंड, इसके अलावा मेरा जो मैं ये भी सोच रहा हूँ, फर्स्ट स्टेज देखिए जनरली लोकसभा में वो लोग जाते हैं जो राज्यसभा में वो जाते हैं जो लोकसभा में इलेक्शन हार जाते हैं, ठीक है। मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी की नहीं, हर एक पार्टी के ऊपर लागू होता है ये। फिर वो राज्यसभा में उसको लेके जाया जाता है। अब एक और स्टेज मिल गई इन लोगों को कि वो अगर आपके, जिसको लगता है कि बाई चांस कि यहाँ उस स्टेट में वहाँ पर उस स्पेसिफिक पार्टी की जो है वो मेजॉरिटी नहीं है एमएलएज की, तो क्या करेंगे, उस स्टेट से उसको इलेक्शन में खड़ा करवा देंगे कि जहाँ पे उस पार्टी की मेजॉरिटी है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, मान लें यूपी में आज बहुत अच्छी योगी नाथ जी के पास काफ़ी मेजॉरिटी है, और बीजेपी का अगर कोई भी सीनियर लीडर लग रहा है कि भैया वहाँ जिस स्टेट का, और उसको वहाँ पर बीजेपी की अच्छी सपोर्ट नहीं है। मान लिया मैं आज राजस्थान की बात करता हूँ, तो राजस्थान में अगर बीजेपी की आज अच्छी वो नहीं है, कांग्रेस पार्टी है, तो वो अपने कांग्रेस के किसी भी लीडर को वहाँ यूपी से खड़ा करवा के और राज्यसभा में भेज देंगे। तो यानी उनको इतने ज़्यादा चांसेस मिल गए, यानी एक सेकंड स्टेज मिल गई है। तो जहाँ जब ये लगता है नॉन विनेबिलिटी चांसेस हैं किसी स्टेट से, तो उसको बेटर है उसको दूसरे स्टेट में ले जाके और आप अपने उसको वहाँ पर राज्यसभा में भेज सकते हैं। अब मैं जैसे इसमें बताऊँ कि ऐसा भी हो सकता है कभी कभार कि हो सकता है कि राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन तो चाहिए आपके 28 स्टेट्स प्लस 2 यूटीज विद लेजिस्लेचर 30, उससे हो सकता है कि वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आपके 15 या 20 स्टेट्स की ही रह जाए। क्यों? क्योंकि जहाँ पे उस पार्टी की, किसी पार्टी की मान लिया मेजोरिटी नहीं है, तो वो अपने जो सीनियर लीडर्स हैं जिनको राज्यसभा में भेजना चाहते हैं, इनफैक्ट जूनियर भी हो सकता है, तो वो वहाँ से उनको अपने स्टेट में लेके आके और राज्यसभा में भेज देंगे। तो इनफैक्ट आपके उस स्टेट में हो सकता है कि कुछ स्टेट्स ऐसे रह जाएं कि उनका रिप्रेजेंटेशन ही ना हो। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप आसाम छोड़ के जिसके 7 सीट्स हैं, बाकी के तो रिप्रेजेंटेशन ही एक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के तो एमपी वैसे भी राज्यसभा में कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हार्डली उनका रिप्रेजेंटेशन वो एक ही रह जाता है, और वो 6 साल के बाद रिटायर होगा, फिर अगला आएगा, तो वैसे ही वो सेपरेट इशू है। तो यहाँ पर ये मानना है कि उन्होंने अपने, जैसे मान लिया एक स्टेट से उठ के आपके अभी 30, अगर मैं 28 + 2 यूटीज़, तो अगर 30 की बात करता हूँ, तो अगर एक जगह पोजीशन नहीं है तो उसके बाकी के ऑप्शन बहुत खुल गए हैं। और यहाँ पे डिप्यूटेड और सीनियर कैंडिडेट्स गारंटी टू बिकम एमपी इन डिग्निफाइड पार्किंग प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो कुछ इसको क्या करते हैं, कुछ बहुत सारे मिनिस्टर्स तो ये भी कहते हैं कि जो राज्यसभा है वो पॉलिटिशियंस, इट इज़ ए पार्किंग प्लेस फॉर द सीनियर्स हु कांट विन। देखिए राज्यसभा ने आपके 4 प्राइम मिनिस्टर भी दिए हैं, जो ऐसे भी मैंने देखे हैं कि मैं जब रिसर्च कर रहा था कि जो सरपंच का इलेक्शन हार गए वो राज्यसभा में एमपी बना दिए। इट डिपेंड्स ऑन यू इफ़ यू हैव द एफिनिटी विद द पॉलिटिकल लीडर्स, द टॉप नॉच लीडर्स ऑफ द पर्टिकुलर पार्टी, तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम द एमपी ऑफ द राज्यसभा। मैं आप लोगों के इस पर क्या विचार हैं प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, और अगर इसमें कोई डाउट होता है तो प्लीज़ यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स, यू मे शेयर योर व्यूज़, आई मे बी इनफैक्ट बेनिफिटेड फ्रॉम योर व्यूज़। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।